हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितूरी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रवांडा और सोमालिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, 1993 में रवांडा में परेशानी तब शुरू हुई जब टुत्सी ट्राइब के पेट्रियाटिक फ्रंट आरपीएफ ने हुटू ट्राइब के कंट्रोल वाले सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। नाउ सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन ऑब्जर्वर मिशन युगांडा रवांडा UNOMUR को तैनात किया ताकि देख सके कि क्या आरपीएफ को रवांडा युगांडा बॉर्डर से मदद मिल रही है। आरपीएफ और सरकार ने अरुषा अकॉर्ड्स ऑफ 1993 पर समझौता किया, जिसमें पहले एक ट्रांजिशनल सरकार बनाने की बात थी जब तक इलेक्शंस ना हो जाए, फिर दोनों तरफ के आर्म्ड फोर्सेस को इंटीग्रेट करना और फिर इलेक्शंस करवाना। अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक न्यूट्रल इंटरनेशनल फोर्स बनानी थी। सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट पर सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन असिस्टेंट मिशन ऑफ रवांडा यानी UNAMIR को स्टैब्लिश किया ताकि पीस प्रोसेस को मदद मिल सके। लेकिन 6 अप्रैल 1994 को किगाली एयरपोर्ट के पास एक एयर क्रैश में रवांडा के प्रेसिडेंट और बुरुंडी के प्रेसिडेंट की मौत हो गई। अगले दिन किगाली रवांडा की राजधानी में बैरिकेड्स लग गए और हुटू के एक्सट्रीमिस्ट ने तुत्सी लोगों को, हुटू के मॉडरेट्स जो रिकॉन्सिलिएशन को सपोर्ट करते थे, उनका मस्कर शुरू कर दिया। इस जेनोसाइड में लगभग 200,000 लोग जो है मारे गए। इस सिविल वॉर के नतीजे में यूनेमिर का रोल सिर्फ सिविलियंस को कॉन्फ्लिक्ट एरिया से रेस्क्यू करना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना रह गया था। सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनेमिर की स्ट्रेंथ बढ़ाने की जगह सिविल वॉर को खत्म करने के लिए इससे घाटाकर सिर्फ फैक्शंस के बीच रिकॉन्सिलिएशन करवाने और ह्यूमैनिटेरियन एड देने का रोल दिया। मई में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक नए फोर्स ऑफ 5,500 मैन का फैसला किया ताकि डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की सिक्योरिटी में मदद मिल सके, लेकिन ऐसा लगता था कि ऐसा फोर्स जुलाई तक अवेलेबल नहीं हो पाएगी। टेम्पररी मेजर के रूप में फ्रांस को ऑथोराइजेशन दी गई ताकि वो अपने फोर्सेस को चैप्टर 7 ऑफ द चार्टर के तहत तैनात कर सके डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए। अगस्त तक आरपीएफ ने पूरे टेरिटरी पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन इसके बाद एक मैसिव फ्लो ऑफ रिफ्यूजीज नेबरिंग कंट्रीज में हो गया। इस डिस्टर्बेंस के पीरियड में लगभग 500,000 मिलियन लोग जेनोसाइड में मर गए, 3 मिलियन डिस्प्लेस्ड हो गए और 2 मिलियन नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के रिफ्यूजी कैंप्स में इंटर एथनिक फाइटिंग को प्रॉब्लम थी। नाउ फरवरी 1996 तक लगभग 1.5 मिलियन लोग नेबरिंग कंट्रीज़ में बने रहे। 1994 के दौरान स्टेट एक्सट्रीम डिसऑर्डरनेस में चला गया। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई फंक्शनिंग इकोनॉमी नहीं, कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं और ना ही कोई वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट। अगले 2 सालों में चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मली की तरफ बढ़ने लगी। यूनेमिर, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, अन्य नेशनल एजेंसीज और कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs की मदद से यूनेमिर की प्रेजेंस ने लोगों में एक मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। कनाडा, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस ने 1996 में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड की। ओवरऑल यूएन सिविल वॉर को रोकने के लिए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं ले पाया। उसने थोड़ा पीस कीपिंग में, पीस मेकिंग में और पीस बिल्डिंग किया। नवंबर 1994 में सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा ICTR को स्टैब्लिश किया। अब हम बात करते हैं सोमालिया की। देखिए, सोमालिया में पीस कीपिंग ऑपरेशंस का एक लंबा और कॉम्प्लेक्स इतिहास रहा है। ये ऑपरेशन 1990s के अर्ली ईयर से चल रहे हैं और सोमालिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए इनिशिएट किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन इन सोमालिया 1 यूनोसॉम एस्टैब्लिशमेंट। अप्रैल 1992 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनोसॉम 1 को स्टैब्लिश किया ताकि सीज फायर को मॉनिटर किया जा सके, जो वार्निंग फैक्शंस ने अग्री किया था, और ह्यूमैनिटेरियन एड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मिशन जो है, इसका मेन मिशन था ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट्स को सपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और कन्वोज को प्रोटेक्ट करना। यूनिफाइड टास्क फोर्स एस्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1992 में डेटोरेटिंग सिचुएशन और वाइडस्प्रेड फैमिन को देखते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर के तहत यूनिटैफ को ऑथोराइज किया, जिसे ऑपरेशन रिस्टोर होप भी कहा जाता है। सो लेड बाय द यूएस, यूनिटैफ को यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस ने लेड किया और इसका पर्पस था सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
यूनाइटेड नेशन ऑपरेशंस इन सोमालिया सेकंड। मार्च 1993 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनिसॉम सेकंड को इस्टेब्लिश किया ताकि यूनिटैफ को रिप्लेस किया जा सके और पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को एक्सपैंड किया जा सके। यूनिसॉम 2 का मैंडेट था सिक्योर इन्वायरमेंट मेंटेन करना, डिसआर्मामेंट फैसिलिटेट करना और नेशनल रिकॉन्सिलिएशन और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना। इसके अलावा यूएन पीस कीपर्स को सोमालिया में सीरियस चैलेंजेस फेस करना पड़ा, इंक्लूडिंग वॉयलेंट क्लैशेस विद लोकल फैक्शंस। मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट वाज द बैटल ऑफ द मोगादिशु इन अक्टूबर 1993, जिसे ब्लैक हॉक डाउन इंसिडेंट भी कहा जाता है, जिसमें 18 यूएस सोल्जर्स और हंड्रेड्स ऑफ सोमाली मिलिट्री ऑफ सिविलियंस मारे गए थे। इंक्रीज वायलेंस और कैजुअलिटीज़ की वजह से यूएस और बाकी इंटरनेशनल फोर्सेस ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को 1994 और 5 में विदड्रॉ कर लिया। मार्च 1995 में यूनिसॉम सेकंड ऑफिशियली टर्मिनेट हो गया। तो देखिए यूनिसॉम के बारे में जब भी हम बात करते हैं, देखिए जून 2013 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनिसॉम को इस्टेब्लिश किया ताकि फेडरल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, पीस बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग एफर्ट्स में सपोर्ट दिया जा सके। यूनिसॉम का मैंडेट पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करना, सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म को सपोर्ट करना और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कोऑर्डिनेट करना है। सोमालिया में पीस कीपिंग ऑपरेशंस ने कुछ पॉजिटिव आउटकम्स अचीव किए हैं, लेकिन सीरियस चैलेंजेस और वॉलेंट रेजिस्टेंस की वजह से इन्हें कई डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्टीन्यूस सपोर्ट और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ अब भी ज़रूरी है ताकि सोमालिया में लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने युगांडा और सोमालिया के बारे में जाना, किस तरीके से पीस कीपिंग वहाँ पर की गई। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया हो टॉपिक। इसी के साथ करते हुए वीडियो को एंड मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।